ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी रिगार्डिंग टू ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल थ्योरी, तो ये एक सबसे पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट साइंटिफिक व्यू पॉइंट या फिर थ्योरी है। इस व्यू पॉइंट के हिसाब से जो एक स्टेट है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में ओरिजिन नहीं हुई, या फिर सिंगल फैक्टर इस व्यू पॉइंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्टेट के ओरिजिन के लिए। इसका मानना है कि जो स्टेट है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे प्रेजेंट फॉर्म में आई होगी और बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके ओरिजिन के लिए। डॉक्टर गार्नर का मानना है कि जो स्टेट है इट इज नेदर handiwork of God nor the result of superior physical force nor creation of a resolution or convention nor a mere expansion of family. State is not a mere artificial mechanical creation but an institution of natural growth of historical evolution. तो जैसा कि गार्नर ने बोला है, इन्होंने भी मेनली फोकस किया है कि स्टेट के बारे में कि ये एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, जिसके हिसाब से यही अनुमान लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल थ्योरी के हिसाब से देश बना होगा। तो हिस्टोरिकल थ्योरी क्या बोलती है कि जो देश है ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है, यानी कि खुद बने हैं, समय के साथ साथ ये हमें प्रेजेंट फॉर्म में देखने को मिले हैं। जो देश है इनको बनने में काफी टाइम लगा होगा, यानी कि ग्रेजुअली प्रेजेंट फॉर्म में ये सामने आए होंगे। मैन के बारे में ये बोलते हैं कि जो मैन है, एक व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, साथ ही साथ वो एक राजनीतिक प्राणी भी होता है, और समाज में रहते हुए वो एक या फिर बहुत सारी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को वो ज्वाइन करता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं कि बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेट का जो वजूद है वो पॉसिबल नहीं होता। तो जो नेचर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की ड्यूरिंग द वेरियस पीरियड, वो भी हमें अलग अलग ही देखने को मिली होगी। कहने का मतलब कि जब देश बने होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो भी बहुत बड़ा हमें देखने को मिला, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट साथ ही साथ रही होगी। तो इस चीज को फिक्स कर पाना कि कब हमारे अंदर पॉलिटिकल चेतना जो है वो जागी होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है, मगर यस इसका जो रोल है वो हमें हमेशा देखने को रहा होगा। कहने का मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ साथ डेवलप हुई होगी, ये चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके एडवोकेट की इस व्यू पॉइंट में, तो बर्जेस, लियाकोक, गिलक्रिस्ट, समर एंड केलर, और साथ में हम डॉक्टर गार्नर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो लियाकोक का मानना है कि जो स्टेट है ये एक ग्रोथ होती है, एवोल्यूशन होता है, और ये रिजल्ट है ग्रेजुअल प्रोसेस का, जो कि हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में निरंतर देखते रहते हैं, और ये निरंतर एक अनजान इतिहास में घटता ही रहता है। फर्दर प्रोफेसर गिलक्रिस्ट जो है उनका मानना है कि किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मेन फैक्टर हैं देश के ओरिजिन के लिए। प्रोफेसर गैटल गैटल का मानना है कि देश के ओरिजिन के लिए किनशिप, रिलीजन, इंडस्ट्री, वॉर का रोल हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है। तो ये जो व्यूज हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उससे हमें ये अनुमान लगता है कि जो देश है वो आउटकम है हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस का, यानी कि धीरे धीरे देश जो है वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आए होंगे। स्पीड जो है वो हो सकता है किसी टाइम पीरियड में बहुत जल्दी से डेवलपमेंट हुई होगी, कोई टाइम पीरियड ऐसा भी रहा होगा कि जब स्पीड बहुत कम रही होगी, और साथ ही साथ कोई सिंगल फैक्टर नहीं है देश की उत्पत्ति के लिए, यानी कि बहुत सारे फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है सोशल नेचर ऑफ मैन, सेकंड किनशिप या फिर ब्लड रिलेशन, थर्ड इज मैजिक एंड रिलीजन। इनको हम सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठे भी हम पढ़ सकते हैं। फोर्थ इज फोर्स, फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक वॉरफेयर, आर्थिक युद्ध, एंड सिक्स्थ वन इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम सोशल नेचर ऑफ मैन से। तो जैसे कि हमें पता है कि सोशल नेचर जो होती है व्यक्ति की, उसका बहुत बड़ा रोल होता है देश के ओरिजिन में। जैसा कि हमें पता है कि जो एक व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और वो अकेले में नहीं रह सकता। अरिस्टोटल का मानना है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा महसूस करता है कि उसको सोसाइटी की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट है, या तो वो फिर बीस्ट है या वो फिर गॉड है। कहने का मतलब जनरली अगर हम देखें तो सभी लोगों की जो जरूरत होती है वो होती है सोसाइटी। तो उसके बिना व्यक्ति जो है वो
अधूरा है, बिना समाज के वो रह नहीं सकता, अपनी सारी जरूरतें जो है वो समाज में रहते हुए ही वो पूरी करता है। तो जो एक व्यक्ति है वो सिर्फ एक सामाजिक प्राणी नहीं होता, उसी के साथ साथ वो एक राजनीतिक प्राणी भी होता है। अपनी सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो क्या करता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का वो सहारा लेता है। अरिस्टोटल बोलते हैं फर्दर कि जो स्टेट है, ये इसका जो निर्माण है वो इट ओरिजिनेटेड फॉर द सेक ऑफ मेयर लाइफ, यानी कि जिंदगी के लिए इसका निर्माण होता है। और जो इसका वजूद है देश का, वो कंटिन्यूस हमें देखने को मिलता है फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सके, इसीलिए देश का जो वजूद है कंटिन्यू आगे चलता है। सेकंड पॉइंट है किनशिप या फिर ब्लड रिलेशन। तो जो किनशिप है इसको हम एक ओल्डेस्ट और एक फर्म बॉन्ड बोलेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। परिवारों में हमें यही देखने को मिलता है कि जो एक परिवार है वो सभी को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। वहां पर लोग इंस्पायर होते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर सकते हैं। फैमिली जो होती हैं दे आर नोन एज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द अर्लीस्ट सोसाइटी। तो पहले टाइम पीरियड में परिवार को सबसे महत्वपूर्ण एक यूनिट जो है वो माना जाता था। बहुत सारे स्कॉलर का ये भी मानना है कि जो स्टेट है उसका जो बेस है वो परिवार ही है, तो इसीलिए परिवार को सबसे ऊपर एक तरीके से रखा जाता है जब हम बात करते हैं देश के निर्माण की। तो जो किनशिप जो है वो क्रिएट करती है सोसाइटी को, एंड सोसाइटी जो है एट लेंथ ये क्रिएट करती है स्टेट को। फैमिली जो है ये इट शोज सम कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कुछ ना विशेषताएं जो है परिवारों में हमें देखने को मिलती हैं जो कि देश के वजूद के लिए जरूरी होती है। सो इट वाज विद द ब्लड रिलेशन दैट द इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, क्लैन, ट्राइब एंड कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिकॉज ऑफ मतलब ब्लड रिलेशन ही हमें ये सारा कुछ देखने को मिलता है। परिवार की बात करो, कोई क्लैन की बात करो, ट्राइब की बात करो या फिर कास्ट की बात करो, तो इसीलिए किनशिप का जो रोल है वो भी मतलब ह्यूमैनिटी के लिए लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी अदा करता है। थर्ड पॉइंट इज मैजिक या फिर रिलीजन। तो जो मैजिक है या फिर रिलीजन है इसने भी देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अच्छे से इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पुराने टाइम पीरियड की, तो वहां पर हम देखते हैं जैसा कि हमें पता है कि जो व्यक्ति होता था वो जो ऑब्जेक्ट होते थे नेचर के उससे वो डरता था। तो उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ रेवरेंस फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हमें देखने को मिलती है, और धीरे धीरे वो रिलीजन का रूप ले लेती है। तो इनको अच्छे थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे कि विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिली, जैसे जैसे परिवार बढ़े, जैसे जैसे क्लैन बढ़े, तो हमने देखा कि जो किनशिप वाला एक फंडा था वो धीरे धीरे वीक पड़ना शुरू हो गया। तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि रिलीजन जो था उसने मतलब लोगों को टूटने से बचाया। तो एक तरीके से जो बड़े क्लैन थे, बड़े स्तर पे जो ट्राइब्स होते थे, उनको भी जोड़ कर रखने का जो काम था वो धर्म ने ही किया। तो जब हम बात करते हैं अर्ली टाइम पीरियड में ह्यूमन सिविलाइजेशन की, ये हम शुरुआत करेंगे मैजिक से, ठीक है। तो उस वक्त जो लोग होते थे वो ऑब्जेक्ट जो थे नेचर के उनसे वो डरते थे। और यही मतलब डर का कारण क्या था कि उनको जो लगता था कि जो अननेचुरल कोई ऐसी पावर है जो मतलब कि बिहाइंड द कर्टन काम करती है, और मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है नेचर के उनसे वो इसीलिए डरता था कि मतलब ये पता नहीं कौन सी पावर है। तो कौन कौन सी जो नेचर के ऑब्जेक्ट थे जिनसे वो डरता था, जैसे कि सूर्य का चढ़ना, सीजन जो थे बदलते रहते थे, लाइटनिंग होती थी, तूफान वगैरह आते रहते थे। और मतलब यही जो डर का फायदा जो है फर्दर कुछ लोगों ने लिया। तो यही डर के कारण हम देखते हैं कि जो मैजिक है उसका निर्माण हुआ, और यही जो मैजिक है बाद में धर्म का रूप लेता है। तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ क्लेवर लोग भी होंगे, तो उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खेला। यानी कि जो लोगों के अंदर सोशल जो सॉरी जो ऑब्जेक्ट होते थे नेचर के उनसे जो डरते थे, तो कई लोगों ने बोला कि ये जो आपका डर है इसको मैं दूर कर सकता हूँ। तो इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने बोला होगा कि मतलब हमें जो कि हमें रिक्वायर्ड है कुछ बलियों की, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो देखने को मिला होगा, एनिमल सेक्रीफाइस है वो इस टाइम पीरियड में देखने को मिला होगा। तो लोगों के अंदर जो बैकवर्डनेस रहती होगी उसके कारण ये एक तरीके से हुआ भी होगा। कॉमन मैन स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग सच
क्लेवर मैन, ऐसे जो मतलब चालाक लोग होंगे उनको मतलब सम्मान जो है वो भी मिलना शुरू हो गया होगा। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा होगा कि ऐसे ही लोग जो हैं उनको अच्छी उपाधि समाज में मिली होगी। और हम बोल सकते हैं कि यही टाइम पीरियड होगा जब ये जो मजिशियन होंगे उन्होंने एक तरीके से सत्ता को संभाल लिया, मतलब कि वो किंग की पोजीशन पर बैठ गए होंगे। मगर समय के साथ साथ लोगों के अंदर जो डर होगा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लेके वो भी खत्म होना शुरू हो गया होगा। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये तो इनफैक्ट उल्टा हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो एग्रीकल्चर होती है, जैसे बारिश हो रही है, सूर्य चढ़ता है, तो ये तो उल्टा हमें हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज को लोगों ने समझा और जो सोशल नेचुरल ऑब्जेक्ट जो थे उनको उन्होंने पूजना शुरू कर दिया, जैसे कि सूर्य हो गया, मून, विंड्स, रेन एटसेट्रा। तो एक तरीके से इन सभी को लोगों ने गॉड का स्टेटस दे दिया। और ये जो मैजिशियन थे बाद में धीरे धीरे ये प्रीस्ट बन गए और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जो मैजिक था उसने धर्म की जगह ले ली, ऐसा इस थियरी का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक नया जो है एक इंस्टीट्यूट उसका निर्माण हुआ होगा, प्रीस्ट एंड किंग। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं कि जैसे किंग होते थे रोम में तो वहां पर उनको चीफ प्रीस्ट की उपाधि मिलती थी। अगर इंडिया में एंशियंट इंडिया की बात करें खास तौर पे तो वहां पर भी जो प्रीस्ट होते थे उनको हाई स्टीम दी जाती थी। अगर हम बात करें मिडिवल पीरियड, उस वक्त जो खलीफा होते थे उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था प्रोफेट मोहम्मद का, और वही जो खलीफा होते थे पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर जो होते थे देश के उनको संभालते थे। ये हम प्राइमरली बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री की। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंशियंट पीरियड रहा है, प्राचीन टाइम पीरियड रहा, तो उसमें जो एक बहुत अच्छी पोजीशन है धर्म ने निभाई है। कहने का मतलब धर्म ने लोगों को जोड़ने का काम किया, धर्म ने जो अनसिविलाइज्ड लोग थे उनको सिविलाइज करने का काम किया, लोगों के अंदर एकता लाने का काम किया, लोगों को बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, अपने सुपीरियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो सब कुछ धर्म ने ही सिखाया। तो धर्म का ये सारा कंट्रीब्यूट है। और फर्दर हम धर्म के बारे में ये बोल सकते हैं कि धर्म का जो है रोल इससे भी इनफैक्ट कई बार बोला जाता है कि याद है कि जैसे कि कुछ स्कॉलर जो हैं वो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को एक रखते हैं, इनको मिक्स करने की बात करते हैं। और कईयों कंट्रीज के आज के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं कि जो वजूद है उसके कारण में यही है कि धर्म ने ही एक तरीके से वो देश बनाया है। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि फादर ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्होंने जब पाकिस्तान की डिमांड की थी तो उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम भाईचारे की ही बात की थी। तो हम बोल सकते हैं कि मतलब मुस्लिमों को उन्होंने एक तरीके से जोड़ा, हालांकि वो बाकी धर्मों के साथ नहीं रह सके, इस चीज के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। फर्दर जो है फोर्थ पॉइंट दैट इज फोर्स, बल, शक्ति। तो ये भी मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है देश के ओरिजिन में। तो हमने अभी जो पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं तो वहां पर हमने देखा है कि जो ब्लड रिलेशन है उसने लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया, फैमिली का जो रोल है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, मगर साथ ही साथ जो फोर्स है उसने भी बहुत बड़े स्केल पे कंट्रीब्यूट किया लोगों को यूनाइट करने में। जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर का मानना है कि जो युद्ध होते हैं वो राजाओं को जन्म देते हैं, मतलब जो जीत गया वो एक तरीके से किंग बन गया, वो फाइट में सबसे ऊपर देखने को हमें मिलता है। और जो हारे हुए राजा होते हैं उनको वो मतलब उनका जो एरिया होता है उसको वो अपनी टेरिटरी में ऐड कर लेते हैं। जो दूसरे हारे हुए राजा हैं वो एक तरीके से उनके बंदी हो जाते हैं या फिर वो उनकी प्रजा का रूप ले लेते हैं। और अर्लियर अगर हम सिविलाइजेशंस की ही बात करें तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होते थे वो पहले होते थे हंटर, ठीक है, और जो बेस्ट हंटर होता था बाद में वो अपने ग्रुप का लीडर बन जाता था। और यही जो हंटर होते थे या फिर शेफर्ड्स, शेफर्ड यानी कि चारवाहे, तो बाद में इन्होंने क्या किया कि लोगों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। जो कमजोर लोग होते होंगे तो उन लोगों को बेस्ट हंटर ने या फिर शेफर्ड जो थे उन्होंने अपने अधीन इनको करना शुरू कर दिया। और यही मतलब दिस विक्ट्री लेड टू द बर्थ ऑफ द स्टेट। तो यही टाइम पीरियड रहा होगा कि जब देश का निर्माण हुआ होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। जो लीडर थे उस वक्त विक्टोरियस ग्रुप के, उनको किंग बना दिया गया और बाकी जो पावरफुल पर्सन होते थे उनको ऑफिशियल बना दिया गया किंग के। और जो डिफीटेड लोग होते थे उनको सब्जेक्ट्स बना दिया गया, यानी कि राजा की प्रजा बना दिया गया। जो ट्राइबल लोग होते थे
दे फोर्ड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। जो एबल लीडर होते थे ऑफ द ट्राइब यूज टू हेल्प इन विनिंग विक्ट्रीज अगेंस्ट द वीकर ट्राइब्स। तो जो ताकतवर काबिल जो लीडर होते थे वो जीत जाते थे, और जो लीडर होते थे लीडर ऑफ द ट्राइब दे बिकम अल्टीमेटली किंग। जो लीडर होते थे उनको किंग बना दिया जाता था। तो यही एक तरीके से मतलब क्या बताता है, एक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हमें इससे एक अनुमान लगता है। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो अपनी पावर को जाहिर करने की हमेशा कोशिश करता है। जो पावर है व्यक्ति के बारे में बोला जाता है कि ह्यूमन इज पावर सीकिंग एनिमल, मतलब अपने निरंतर अपनी पावर जो है उसको वो बढ़ाना चाहता है, पावर की खोज में वो लगा रहता है। तो जो कमजोर लोग होंगे उनको उसका अपना दास बना लिया, बंदी बना लिया, और हमेशा इतिहास के जो पन्ने हैं वो इसी चीज से भरे हुए हैं। ताकतवर जो है उसने कमजोर को दबाया है। मॉडर्न एज में अगर हम देखें स्टेट्स के बारे में, तो वहां पर भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो वीकर स्टेट होती हैं उनको सब्जुगेट करने की कोशिश करती हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। कहने का मतलब जो ताकतवर देश है वो कमजोर देश को अपने कंट्रोल में करने की अक्सर कोशिश करता है। तो जो सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, वो मतलब फोर्स को बहुत महत्वता देते हैं, और फोर्स का रोल जो है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलता है। इवन अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, अगर ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया, अपने देश का जो एरिया था उसको एक्सपेंड किया, तो कहीं ना कहीं उनके पास फोर्स था, उनके पास वॉयलेंस था, उसी का सहारा लेके उन्होंने ये सब किया। तो डीप स्टडी जो है उससे हमें एक ये अनुमान मिलता है कि जो स्टेट है उसके वजूद में फोर्स का रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है। फोर्स के ही जरिए हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा पाता है, लोगों से वो करवाना जो चाहता है, देश जो करवाना चाहता है वो करवा पाता है, अपने देश को एक एक्सटर्नल जो थ्रेट होता है उससे निरंतर बचाने की कोशिश भी वो फोर्स के ही जरिए कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग अलग संस्थाएं जो हैं उनका समय के साथ साथ निर्माण हुआ, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आई होगी, देन स्लेवरी सिस्टम आया होगा, एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया होगा। तो इन्होंने भी देश के निर्माण में बहुत बड़ा जो है योगदान दिया होगा। तो अगर हम बात करें अर्लियर टाइम पीरियड की, तो अर्लियर सिविलाइजेशन में हमने देखा होगा कि हंटर जो है उनका रोल बड़े स्तर पे होता होगा। लेटर यही जो हंटर थे वो चारवाहे बन गए, और उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर को सीखा होगा, एग्रीकल्चर के स्किल्स सीखे होंगे, और इसी पर्पज के साथ उन्होंने हंटिंग सीखी होंगी। हंटिंग में वो मतलब क्या करते होंगे कि ही पोजेस्ड अ सर्टेन वेपन्स। हंटिंग जब करेंगे तो हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है, और यही औजार उनके बाद में उनकी संपत्ति बन गए। तो कहने का मतलब ही बिकेम अ शेफर्ड एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स बिकम हिज प्रोफेशन। उन्होंने बाद में वही लोगों ने अपने पशुओं को चराने का काम किया होगा। बाद में जिस जिस जगह पर वो अपने पशु चराते होंगे उस एरिया पे उन्होंने एक तरीके से कब्जा जो है वो किया होगा। तो उस वक्त वो टाइम पीरियड होगा जब लोगों के अंदर माइन एंड फाइन वाली फीलिंग आई होगी, ये तेरी जगह और ये मेरी जगह। तो it was felt that leader of that tribe should be armed with such power as to resolve property and land dispute। तो वो टाइम पीरियड में जो लीडर होते होंगे ट्राइब के, लोगों के प्रॉपर्टी के मैटर्स को सॉर्ट आउट करते होंगे, लैंड के मैटर को सॉर्ट आउट करते होंगे। तो ये मतलब उस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता होगा, और उस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक वॉरफेयर के ये बड़े स्तर पे कारण बने होंगे। तो जैसे जैसे हमने प्रॉपर्टी की संस्था देखी, तो प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे नए इश्यूज जो हैं वो सोसाइटी में आए होंगे। तो लोगों के अंदर सोशल डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट रही होगी। तो उसके लिए मतलब ऑब्वियस सी बात है एक संस्था का होना बहुत जरूरी होता है। फिर लोगों ने समय के साथ साथ एक फिक्स्ड टेरिटरी के ऊपर रहना शुरू कर दिया होगा। तो हमें जैसे कि पता है कि जो फिक्स्ड टेरिटरी है ये एक असेंशियल एलिमेंट भी है स्टेट का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया होगा वैसे वैसे हम मान सकते हैं कि देश का निर्माण हुआ होगा। पहले लोग जो थे वो हंटिंग हंटिंग करते थे, माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, मगर समय के साथ साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस में बाद में परमानेंटली रहना शुरू कर दिया। और जब डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर की, तो उसके बाद कैनिबलिज्म वाली जो एक फितरत थी, मतलब कि आदमखोर इंसान होता था,
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार के खा जाता था, वो वाला दौर खत्म हो गया होगा और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है वो शुरू हुआ होगा। एंड देन रूसो जो है उनका मानना है कि ऐसा पहला व्यक्ति जिसने मतलब क्लेम किया होगा कि ये मेरी जगह है, एक्चुअली में वही व्यक्ति जो है ओरिजिनेटर है स्टेट का। जो मार्क्सिज्म है वो भी इकोनॉमिक फैक्टर को बहुत वैल्यू देते हैं अपने ओरिजिन ऑफ द स्टेट कंसेप्ट में। उनका मानना है कि जो सोसाइटी है जब ये इकोनॉमिक बेसिस पे डिवाइड हुई, एक थी कैपिटलिस्ट क्लास, एक थी प्रोलिटेरिएट क्लास, यानी कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो उसी वक्त अमीर वर्ग ने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसको ये देश बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो देश का निर्माण है उसमें बहुत सारे फैक्टर जैसे कि ब्लड रिलेशन, रिलीजन, फोर्स, इकोनॉमिक वॉरफेयर और सोशल नेचर ऑफ मैन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। मगर साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बोला जाता है कि यह समय के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर डेवलप हुई होगी, यानी कि एकदम से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं आई होगी, समय के साथ साथ हमारे अंदर राजनीतिक चेतना आई होगी, धीरे धीरे हमारे अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब लोगों ने एक फिक्स टेरिटरी के ऊपर रहना शुरू किया तो तब उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी शुरू कर दिया होगा। तो जब एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं तो बहुत सारे उनके कॉमन कॉमन इंटरेस्ट भी होंगे। तो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट थे उनको एक तरीके से गाइड करने के लिए उनको एक संस्था की रिक्वायरमेंट रही होगी, और वो जो संस्था है वो एक्चुअली में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही थी। तो ये वाली मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कब आई होगी एग्जैक्टली तो इसके बारे में नहीं बोला जा सकता, बट यस लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो जब आई तो उसी वक्त हम बोल सकते हैं कि स्टेट का निर्माण हुआ होगा। तो कहने का मतलब जब से स्टेट है तब से मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिली होगी। तो फाइनली हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी है ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है जब हम बात करते हैं बाकी थ्योरीज की, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई, डिवाइन इंस्टीट्यूट थ्योरी हो गई, या फिर जैसे मार्क्सिज्म ने अपनी थ्योरी दी है जिसमें वो आधार बनाते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे डिवीजन हुई सोसाइटी की और देश का निर्माण हो गया। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं मगर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इसी व्यू पॉइंट को हमें देखने को मिलती है, जहां पर यह भी बताया गया है कि सिर्फ सिंगल फैक्टर जो है वो देश के निर्माण के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि बहुत सारे और भी फैक्टर जो हैं उनका भी रोल हमें देखने को मिलता है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो स्टेट जो है ये मतलब कंटिन्यूसली आगे ऐसे ही मतलब और भी डेवलप होते हुए हमें इन द फ्यूचर भी देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।